जब मैंने थेरेपी योगा के बारे में देखा तो इस तरह की बीमारियां जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि योग से सही हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फूड पॉइजन, वॉमिटिंग, डायरिया, सिर दर्द। मैंने कहा इसका इलाज योग में हो सकता है। उल्टी हो रही है या इनका मतलब तुरंत जो फायदा हो उस तरह की भी योगा में टेक्निक है। 100% टेक्निक है, पर ये फायदा है कि आप दवाई लेते हैं तो आपको 15-20 मिनट में आराम आता है, लेकिन आप योग का शरण में जाते हैं तो 1-1.5 घंटा लगता है। एक्यूप्रेशर सीखा, एक्यूपंक्चर सीखा, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ऐसा करके 15 से 20 तरह की थेरेपियां मैंने सीखी। भगवान की बहुत अनुकंपा है, मैं हर पल उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं तो निमित्त हूँ और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आराम नहीं आया हो। सबसे बड़ी बात है हम उन आसनों को आसान बना देते हैं। वाह, क्या करते हैं? आसनों को आसान आसान बनाते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं योग पीठ संस्थान के संस्थापक श्री ढाकाराम जी, गुरुजी ढाकाराम जी। क्योंकि वो योग की शिक्षाएं उन्होंने इतने लोगों को दी हैं कि वो गुरुजी हैं और मेरे भी गुरुजी हैं। उनसे मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। उनसे फिज़िकली नहीं सीख पाया तो मैंने उनके पास उनकी वीडियो से सीखी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी टेक्निक्स के बारे में, उनकी योगा टेक्निक्स के बारे में। तो नमस्कार गुरुजी। हरिओम। मुस्कुराता हूँ। नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही आनंद में हूँ, बहुत मस्त हूँ। ये तो आपकी थेरेपी का एक पार्ट जी। है, स्माइल थेरेपी का। जी। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि योग थेरेपी क्या है? योग थेरेपी, हम्म आप थेरेपी से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो थेरेपी का मतलब है चिकित्सा, हम्म है ना। इसलिए चिकित्सा से क्या, चिकित्सालय क्या बोलते हैं हम लोग? चिकित्सालय, चिकित्सालय। है ना। हम्म तो इसीलिए, और हम अस्पताल भी बोलते हैं। चिकित्सालय में हमारे शरीर में होने वाले बीमारियों का इलाज वहाँ पर होता है, इसलिए हम चिकित्सालय बोलते हैं। इसलिए योगा थेरेपी वर्क एज ए मेडिसिन। जब हम योगा थेरेपी की बात करते हैं, योगा थेरेपी हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण बीमारियों का इलाज उसके माध्यम से होता है, इसलिए हम उसे योगा थेरेपी बोलते हैं। और सिंपल कहें तो योगा वर्क एज ए मेडिसिन। जो योग है एज ए दवाइयों की तरह काम करता है। और मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा, दवाइयाँ हम नहीं देते। तो योग आसन दवाइयों की तरह काम करते हैं और प्रत्येक बीमारियों के कम से कम 15 से 20 आसन होते हैं। उसको नियमित फॉलो सीक्वेंस में करने से उसका ट्रीटमेंट 100% होता है। आप अपनी जो योगा थेरेपी है उससे आप लगभग किन किन बीमारियों को क्योर करते हैं, उनका कुछ? वैसे तो मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा बीमारी नहीं जिसका इलाज योग थेरेपी में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है मेरा नॉलेज कम हो, मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि योग से फ़ायदा नहीं होगा। मैं क्योर की बात नहीं कर रहा, फ़ायदा नहीं होगा ऐसा मैं मान नहीं सकता। फिर भी कुछ बीमारियाँ जिससे हम लोग बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स, परिणाम हम लेते हैं। जैसे आजकल दर्द के मामले में स्लिप डिस्क, भयंकर कमर दर्द, घुटनों का दर्द इतना कि हमारे रिप्लेसमेंट करने की नौबत आ गई है, इस तरह की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ऑर्थराइटिस जिसे हम गठियावात बोलते हैं। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आज के ज़माने का सबसे तेज़ गति से बढ़ता हुआ बीमारी डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, विमेंस के अंदर कंसीविंग की प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस, इस तरह की तमाम बीमारियों का हम योग के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। इवन स्टोलाइसिस, इस तरह की सभी बीमारियों का। आपकी जो योगा थेरेपी है जी। उसमें जैसे आपने अभी कई बीमारियों के नाम लिए, तो इनमें आपकी थेरेपी किस तरह से काम करती है? जैसे आप एक ब्लेंडिंग हीलिंग पे वर्क करते हैं, तो ये क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है उसका कारण क्या है। हम योग दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि जहाँ पर भी हमारे शरीर में प्राण तत्व की कमी होती है वहाँ पर बीमारियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं। और वैसे भी मैंने कम से कम 15 से 20 तरह की पैथियाँ, जो अल्टरनेटिव पैथियाँ हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, रेकी, इवन नेचुरोपैथी, ये सब करने के बाद
मुझे योग में रुझान हुआ, जहाँ पर हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूँ। क्या करता हूँ? होलिस्टिक। वो क्या है, हमारा शरीर, मान लीजिए आप अपने शरीर के समस्या लेके आए और आपका मन भी अच्छा हो जाए, तो मेरे यहाँ लोग कहराते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। तो ऐसी कैसी पैथी है कि आदमी रोता हुआ आए और हंसते हंसते चले जाए। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो प्रत्येक आसन का जो है शेखर जी, लगभग 15 से 20 तरह के आसन होते हैं। उन आसनों का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। तो सपोज अगर आप मेरे पास कमर दर्द के लिए आए या स्लिप डिस्क के लिए आए, आपने कहा हीलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सब मायना रखता है। उसके बाद अगर मेरे कमर में दर्द है तो कॉज क्या है ना। तो आजकल स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम सर हमारी वर्टिब्रास में L4 L5 में कंप्रेशन बोलते हैं, या L5S1 में कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन हुआ क्या, उसके बाद हम लोग निर्धारित कर देंगे उसके लिए क्या बेस्ट आसन होते हैं। तो उन बेस्ट आसनों को हम वो करके उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये है आपकी जो थेरेपी है वो एक तरह से इसलिए भी यूनिक है और उसे क्योंकि आप प्रॉप्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार योगा प्रॉप्स के बारे में बताइए कि ये आम कल्चर है योगा प्रॉप्स का, या आपने अपनी तरफ से उनको ऐड किया है? पहली बात तो है कि आपका सिस्टम, मेरा कोई सिस्टम नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। ठीक है ना। तो परमात्मा ने दिया हुआ है इस संसार में, हम उसी से लेते हैं। तो बेसिकली मेरे गुरुजी करुणाकर हैं और उनके भी गुरु डीकेएस आयंगर गुरुजी रहे। उन्होंने प्रॉप्स का स्टार्टिंग किया। ठीक है ना। प्रॉप्स के माध्यम से हम किस तरह से इलाज करें, फिर मॉडिफिकेशन तो होते ही रहते हैं और मैं हर बार मॉडिफिकेशन करता रहता हूँ। नॉट मैं कभी कभी बोलता हूँ मेथड ऑफ योगा पीस। क्या बोलता हूँ? मेथड ऑफ योगा पीस। जैसे डिफरेंट डिफरेंट योगाज हैं, उसी तरह से मुझे लगा कि और क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग आसन बनाते हैं, उनको कैसे आराम आए उस पर हम लोग काम करते हैं। तो आपने कहा कि प्रॉप्स क्या हैं। देखिए, जब आपके जैसे मेरे जैसे युवा, मैं अब युवा ही बोलता हूँ अपने आप को तो आप देखेंगे हर जगह आप में उस लेवल की एनर्जी है, ऊर्जा है so, जब हम योग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा आजकल भगवान की बड़ी अनुकंपा और पूरे वर्ल्ड वाइज योग मनाया जाता है। और इवन योग दिवस हम मनाते हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सेलिब्रेशन दुनिया में कहीं भी नहीं है, जहाँ कम से कम 170 कंट्रीज दे आर सेलिब्रेटिंग द 21 ऑफ जून, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौर पे। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। अब होता क्या है कि योग की जब बात करते हैं तो हर जगह आपको योगा 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 समझ में आता है, लेकिन वो सब योग की जब मैं बात करता हूँ तो वो उन लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं और आगे बीमार नहीं हो। ठीक है। और थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि जो लोग असमर्थ हैं करने के लिए, मान लीजिए अभी 80 साल 90 साल के बुजुर्ग को बोलो योगा करो, क्या करने के लिए तैयार होंगे? है ना। या उनको बहुत सारा कमजोरी है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, उनको बोलिए कि आप योगा करिए, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो योग उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं कर सकते, जिनके शारीरिक क्षमता नहीं है, उनको बीमारी है। तो हम सपोर्ट दे करके, प्रॉप्स दे करके उनका बेनिफिट उसको पूरा देते हैं। योग तो सबके लिए है, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। योग तो सभी के लिए, कहते हैं सबके लिए फायदेमंद है। तो क्या उन लोगों ने कोई गलती करी क्या? नहीं ना। तो उन लोगों को किस प्रकार से योग कराया जाए और उनको सपोर्ट के सहारे से हम लोग कुर्सियों का सहारा लेते हैं, ब्लोस्टर मसनद का सहारा लेते हैं। घर में जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी रहती हैं, कुर्सी है, टेबल है, ब्लोस्टर है, मैं पहले बोल चुका हूँ, तकिया है, बेडशीट है, कंबल है, इन चीज़ों का सहारा लेकर के हम उन आसनों को आसान बना देते हैं। क्या करते हैं? आसनों को आसान बनाते हैं। तो ये क्या भी है ना, स्थिरम सुखम आसनम। जब तक हम आरामदायक स्थिति में नहीं बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कमरा ऐसे करके बैठो, शरीर तो हमेशा आराम चाहता है, इतना आराम भी नहीं, लेकिन हम उस पोस्चर को, उस आसन को ध्यान में रखते हुए हम सपोर्ट से कितना बेस्ट पोस्चर बनाते हैं और उनको हम बैठने के लिए देते हैं। तो उस तरह से उनमें करने में आसानी होती है और उनको पूरे आसन का फ़ायदा मिलता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है,
हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आसनों को हम प्रॉप्स के सहारे से करते हैं, और प्रॉप्स मतलब जो हमारे घर में मिलने वाले संसाधन बहुत आसान है। बिल्कुल। तो गुरुजी मुझे पहले ये बताएं कि आपकी जो योग जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, और कैसे योग से फिर योग थेरेपी पे और प्रॉप्स थेरेपी पे और हीलिंग पे आना हुआ। जैसे आज मिलना तय हुआ, या मैं हमारे प्यारे दर्शकों से आज मैं मिल रहा हूँ, उसी प्रकार शायद परमात्मा ने मुझे ऐसे ही भेजा है, ऐसा मुझे लगता है। भाई जर्नी गजब है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। मेरा आई वॉज 9 years ओल्ड, इवन 86 के आसपास स्टार्टेड योगा। पर ऐसा नहीं था कि मैं योगा गुरु बनूंगा या इतने लेवल पे योगा चला जाएगा। बस मुझे शौक था कि शारीरिक व्यायाम करना है, ठीक है। तो मैंने शारीरिक व्यायाम से किताबों में ला के पढ़ना, देखना, उधर उल्टा फुल्टा करना, शरीर को मरोड़ता हुआ देखता था तो मुझे लगता कि एक्सरसाइज हो गई। और एक फाइटिंग का जज्बा था, मुझे फाइटर बनना था। अच्छा, मैं बचपन से था कि मुझे अच्छा फाइटर बनना है, तो मैं कराटे भी सीखा। मैं 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में। और बहुत सारे वेपन्स, अभी आप प्रॉप्स की बात कर रहे थे, मैंने बहुत सारे वेपन्स सीखे हैं, लाइक लाठी, नानचाकू, शाई, ये जापानीज नेम है, वेपन्स मैंने सीखे। और साथ साथ में मैं 89 में मेरे गुरुजी से मिला, SK जिंदल साहिब। फिर सफ़र शुरू हुआ योग का किसी गुरु के संरक्षण में। 93 से गुरुजी के मोटिवेशन से मैं योगा सिखाने लगा। योगा सिखाते सिखाते और चीज़ों में रुचि आई, तो मैंने किसी ने कहा आप नेचुरोपैथी कर लीजिए, योग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने नेचुरोपैथी किया, उधर डॉक्टरी हासिल की, 3.5 साल का कोर्स है। फिर किसी ने कहा नहीं, योग के साथ एक्यूप्रेशर करिए, बच्चा होता है, लोगों को आप आराम दे सकते हैं। हमने एक्यूप्रेशर सीखा, एक्यूपंचर सीखा, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ऐसा करके 15 से 20 तरह की फेथियाँ मैंने सीखी। तो ऐसा करते करते 1998 में मैंने मेरे मित्र के साथ मिलकर मेरे को लगा कि हम योग तो सिखा ही रहे हैं, क्यों ना किसी पेड़ के नीचे सिखाएं तो अच्छा है। एक तो नाम होता है, तो हमने ऐसी चर्चा की और हमने योगा पीस नाम रखा। तो हमने योगा पीस का नाम 1998 में रखा। उसके अंदर कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं जाते, लेक्चर देते, योगा सिखाते या कहीं जाके आते, तो उसका नाम एक हमने फॉर्म बना लिया, भाई इसके तत्वज्ञान में कर रहे हैं। ऐसे गाड़ी धीरे धीरे खिसकती चली गई। और फाइनली 2005 में हमने ये इंस्टीट्यूट का हमने उसका स्टार्टिंग किया। और इतनी सारी सिस्टम सीखने के बाद 2007 में मैं करुणाकर गुरुजी से मिला। मेरे पहले गुरुजी SK जिंदल साहिब थे, कि करुणाकर गुरुजी से मिला। उससे पहले निम्बालकर साहब से भी मिला, योगाचार्य। तो उनके बाद मिलने से मुझे लगा कि नहीं, योगा नहीं है, इसके तो बवंडर इलाज है। पहले मैं लोगों को अलग अलग पेथियाँ कराता था, सब करता, ये लगता था कि नहीं आप मेरे सामने तो आपका कैसे भी करके आपका कल्याण होना चाहिए, ऐसा भाव था। जब मैंने थेरेपी योगा के बारे में देखा, तो इस तरह की बीमारियां जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि योग से सही हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फूड पॉइजन, वॉमिटिंग, डायरिया, सिर दर्द। मैंने कहा इसका इलाज योग में हो सकता है, इसका तो दवाई लेना पड़ता है। तो मुझे बड़ा वंडर लगा। फिर धीरे धीरे 2007 से भी स्टार्टिंग योगा तो हम 93 से सिखा रहे हैं। थेरेपेटिक योगा को पूरी तरह अपने लाइफ में 2007 से हम उसको लाने लगे। जो ये तत्कालिक बीमारी से उल्टी हो रही है, या इनका मतलब तुरंत जो फ़ायदा हो, उस तरह की भी योगा में टेक्निक है? 100% टेक्निक है। पर ये फ़ायदा है कि आप दवाई लेते हैं तो आपको 15-20 मिनट में आराम आता है, लेकिन आप योग का शरण में जाते हैं तो 1-1.5 घंटा लगता है। मैंने कहा किसी भी बीमारी को जब हम सोचते हैं तो इट विल टेक टाइम। अभी कुछ समय की बात है, हमारी एक शिक्षिका को डायरिया हुआ और हमारी कक्षा में नहीं आई। हमने कहा भाई क्यों नहीं आए? बोले ऐसे डायरिया हो गया, आते तो हमको दिक्कत होता। तो मैंने कहा भाई आप आके देखिए। बोले मैं वहाँ नहीं आऊँगी बिकॉज मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैंने उनको बुलाया और 1-2 आसन के पॉज दिए। मैं उनको 2 घंटे तक बिठाया, उनको वॉशरूम नहीं आया। तो मैंने वंडरफुल है थेरेपी योगा। इस तरह से जैसे जैसे केस मेरे पास आते गए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। आज थेरेपेटिक योगा के लिए मुझे नहीं पता वर्ल्ड में, पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है योगापीठ संस्थान, जहाँ पर 250 से 300 पेशेंट रोज आते हैं। हालांकि होंगे जहाँ पे 250 से 300 सिर्फ योग के माध्यम से ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि दुनिया का बड़ा है। लोग जो भी मुझे मिलते हैं, दे आर सेइंग द बिगेस्ट थेरेपेटिक योगा इंस्टीट्यूट। तो मुझे प्राउड भी फील होता है। और हमारे पास 40 टीचर हैं। कितने? 40।
दे लुकिंग वन बाय वन, नॉट लाइक दिस कि आप आए तो आपका ट्रीटमेंट एक ग्रुप में हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो आपका अलग से डायग्नोसिस करेंगे, आपका अलग से ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे पास एक शिक्षक दो जनों से ज़्यादा को नहीं देखते। तो आप देख लीजिए कि अगर एक बार में 40 जने अगर योगा कर रहे हैं तो वहाँ पर 20 से 25 टीचर लगे रहते हैं। थोड़ा अद्भुत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जिसके रिजल्ट्स ओरिएंटेड है। तो ये हमारी जर्नी थी, और आज मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वाइज लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और जयपुर से जो आते हैं, मैं बोलता हूँ आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे यहाँ मत आइए, एकदम स्पष्ट है। देखिए, करने वाले कौन है? परमात्मा है। मैं एक माध्यम हूँ, एक ब्रिज हूँ, और मुझे उस सिस्टम के बारे में मालूम है, तो आई एम वेरी एन्जॉइंग। और जयपुर से जो बाहर से आते हैं उनको बोलता हूँ आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। और भगवान की बहुत अनुकंपा है, मैं हर पल उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आराम नहीं आया हो, सबसे बड़ी बात है। तो 80 to 90% केस आर वंडरफुल। 100 में से अगर 80 to 90% केस वंडरफुल होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रेशो क्या हो सकता है। बस ज़रूरत है आप जैसे प्यारे लोगों के माध्यम से, हमारे प्यारे दर्शकों के माध्यम से ये जन जन तक जाए और लोगों का कल्याण हो जाए। तो ये इसमें बात। बिल्कुल, अच्छी चीज़ फैलती है और फैलानी चाहिए। इसके लिए आप माध्यम हैं, और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जस्ट कुछ भी हो रहा है शरीर में, आप सोच सकते हैं नहीं, वाई डोंट गिव अप फॉर जस्ट 10 days। नीबलेस की बात है, कमर दर्द की बात है, किसी भी तरह की बात है, तो वी कैन कनेक्ट ईच अदर। गुरुजी, इसमें डॉक्टर, जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, वो आपको कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, या साइंस आपको कितना रिकॉग्नाइज करती है आपकी थेरेपी को लेकर? देखिए, साइंटिफिक वे पर ही हम कराते हैं ऐसा नहीं है, और हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं। सबसे बड़ी बात है, वेरी हैप्पी कि हमारे पास डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इट मीन्स उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, तो कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि योगाचार्य ढाकाराम जी के यहाँ चले जाइए, योगा ऑफिस में चले जाइए, दे आर कमिंग अस। तो वी आर वेरी हैप्पी। और मैं किसी भी पैथी की अवहेलना नहीं करता। देखिए, अपनी जगह सब कुछ अच्छे हैं। मैं एलोपैथिक की भी बातें नहीं करता कि बेकार है, वो भी समय पर, वो भी इमरजेंसी में, वो भी काम आता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ को अपनाएं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए, न सिर्फ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, आदमी मेरे यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। आप आते घुटनों के दर्द के लिए, सपोज मैं सिर्फ घुटनों का इलाज नहीं करता, मैं आपके स्पाइन का भी इलाज करता हूँ, मैं आपके शोल्डर का भी इलाज करता हूँ, मैं आपके मन का भी इलाज करता हूँ। तो मैं हॉलिस्टिक अप्रोच पे बात करता हूँ, और जब हॉलिस्टिक होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं चाहूँ तो उनको आधे घंटे में, पौने घंटे में फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। हमारे प्रत्येक पेशेंट के लिए आप ताज्जुब करेंगे, 1.5 से पौने 2 घंटा, 2 घंटा तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। कितना? 1.5 से 2 घंटा। और कभी कभी तो 2.5 घंटा भी होता है। इफ़ दे हैव गॉट मल्टीपल डिजीज़, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनका तो 2.5 घंटे तक ट्रीटमेंट चलता है। और उनको 2.5 घंटे का आभास नहीं होता कि अरे हमको 2.5 घंटे को, अरे 2.5 घंटे हो गए क्या। तो इट्स अ वंडरफुल टेक्निक्स इन थेरेपेटिक योगा। जैसे अपनी योग पद्धतियां हैं और अपनी परंपरागत कई मेडिसिन भी रही हैं, एक चीज़ मैं जो इसमें जोड़ के पूछना चाह रहा था, जिसका मैं आपसे उत्तर लेना चाह रहा था, वो ये कि अमेरिका सारी चीज़ों का पेटेंट करा लेता है जी। तो क्या आपने अपनी इस थेरेपी का पेटेंट करा रखा है कि ये थेरेपी हमें बिलोंग करती है, हमारी संस्था को बिलोंग करती है, हमारे गुरुजी को बिलोंग करती है? क्योंकि होता ये है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो परंपरागत चीज़ें हैं, उनका आजकल देखा गया अमेरिका ज़्यादातर चीज़ों का पेटेंट करा रहा है और वहाँ की वो चीज़ें मानी जा रही हैं। जैसे हमारी इवन हमारी गिनतियाँ भी हैं, वो भी हमारी नहीं है, वो भी एक तरह से अरबी गिनतियाँ हो गई हैं जी। तो ऐसे आपने भी क्या इस चीज़ को साइंटिफिकली और उस पद्धति के तौर पर कहीं इसको पेटेंट कराया है? नहीं, अभी हमने पेटेंट नहीं कराया, और मुझे लगता है योग ऐसा शब्द है, ऐसी चीज़ों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता। और इसके बारे में चर्चा भी चली थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैं पूरा उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, हमने कोई ऐसा पेटेंट नहीं कराया है। क्यों आप इसके बारे में सोचते हैं कि कराना चाहिए? क्योंकि आज के ज़माने में जो चीज़ें सर्टिफाइड दिखती हैं, जिन पे ठप्पे लगे रहते हैं, उनको लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं।
देखिए, उसके लिए आजकल भारत सरकार YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ने भी इसका जिम्मा लिया है, और जो योगा सिखाते हैं तो बोलते हैं कि वो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। तो हमारे यहाँ पर जो कोर्स होता है वो हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसका हमारा कोर्स होता है, हम उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि उन्होंने यहाँ से किया है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है भारत सरकार से एफिलेटेड भी है। तो इसमें तो 2 कोर्स हमारे उनसे एफिलेटेड हैं, बाकी हम हमारे हिसाब से कराते हैं। नेशनल स्तर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्तर की बात हो रही है, क्योंकि योगा अब नेशनल नहीं रहा, ये इंटरनेशनल है। और क्या इसकी पेटेंट, इसकी जो पद्धतियां हैं इतनी हर कोई फॉलो कर रहा है, उसका पेटेंट क्या अभी इंडिया के पास ही है या ये भी चला नहीं, तो जाएगा? भारत से ही वर्ल्ड में गया है, इसलिए सभी मानते। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम मनाते हैं, भारत से ही शुरुआत हुआ है, तो इसका एसेंस तो भारत ही है। बाहर वाले कितना भी करे तो फीलिंग नहीं आता है ना, जिसने इसको जिया है वहाँ पर फीलिंग आता है। हम लोगों ने इसको जिया तो वी आर गोट फील दैट, ठीक है। और आप जब इसको आर्टिफिशियली करते हैं तो रिजल्ट्स ओरिएंटेड आपको नहीं हो सकते हैं, ठीक है। साइंस के मापदौड़ में वो लोग ज़्यादा साइंटिफिक वे पे दिखाने का कोशिश करते हैं, तो हम भी कोशिश रहते हैं कि नहीं, हम भी ट्राई टू दैट। पर हमें लगता है कि रिसर्च बेस में जितना इसके रिसर्च बेस करेंगे तो बहुत सारा इसमें फ़ंड लगता है, तो हमें लगता है कि हमें भी उस तरह की फ़ंड की व्यवस्था की जाए तो हम इसको बहुत अच्छा रिसर्च बेस पे कर सकते हैं। मेरा कई बार बात भी हुआ कि गवर्नमेंट में बात करें, लेकिन ये सब हो नहीं पाता है। नहीं तो मैं जो थेरेपेटिक का देखता हूँ तो इसका यही मैं बात कहना चाह रहा था कि रिसर्च क्यों नहीं करते उस चीज़ को, उस तरह से स्थापित क्यों नहीं करते, या करवाने की कोशिश क्यों ना अब की हम जाए? प्रयास कर रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूट में जो लोग आते हैं धीरे धीरे बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ऐसे रिसर्च पेपर हम लोग पब्लिश करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी एक बंदे हैं, उनका हीमोग्लोबिन 6.9 था, उससे ऊपर आ ही नहीं रहा था, तो मैंने उस केस को लिया और आप वंडर करेंगे अभी 12.9 है सिर्फ योग से। जब मैं उसको सर्च किया तो मुझे लगा कि उनमें क्या होना चाहिए। हीमोग्लोबिन डाउन के साथ उनको डायबिटीज़ था, उनको फोर्जन में शोल्डर था, फोर्जन शोल्डर था, हाथ भी उठा नहीं सकते थे। तो उस पर अभी मैंने एक पब्लिश किया है, तो धीरे धीरे इस पर काम करेंगे। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना चाहूँगा, जी हाँ, वो रहेगा कि अपना जो मानसिक बीमारियों में योगा कितना फ़ायदेमंद है, और ये किस किस तरह की मानसिक बीमारियों से हमें निजात दिला सकता है? मुझे लगता है कि मानसिक सभी प्रकार की बीमारियों में योग बहुत ही लाभदायक, इज़ वेरी बेनिफिशियल। बट आस्क मी विच काइंड ऑफ मानसिक प्रॉब्लम्स आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। जैसे डिप्रेशन हुआ या एंजाइटी हुआ, मतलब कुछ भी नहीं, बंदे को हो जाता है कि मतलब लगता है कि यार घबराहट होती है, उस तरह की चीज़ों के लिए 100% योग में ट्रीटमेंट है। और आपने सुना भी होगा ना कि अगर हमारा मन शांत है, क्या बोलते हैं, मन शांत है तो श्वास कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। और श्वास धीरे धीरे चलेगा तो मन कैसा होगा, अशांत, शांति होगा। अगर श्वास धीरे धीरे चलेगा तो मन शांत होगा। हाँ, मन शांत होगा, लेकिन तेज चलेगा तो मन अशांत होगा। उसी तरह से योग में जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम के आयाम को बढ़ा दिया तो मन शांत होता है। तो योग में तो मानसिक समस्याओं के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और बहुत ज़बरदस्त रूप से उसमें फ़र्क दिखाई देता है। और मैं तो विथिन 10 डेज़ का मैंने आपको बात किया था, अगर हम सही प्रकार से करेंगे तो विथिन 10 डेज़ फीलिंग वेरी डिफरेंट एनर्जी, एंड उन सब में धीरे धीरे आराम आता है। इवन मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट जो मानसिक अवसाद की दवाइयाँ ले रहे होते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी मेरे यहाँ से 2 दवाइयाँ मेडिकल थेरेपेटिक योगा से छूट जाती हैं। जब मैं योग की बात करता हूँ तो जब हम किसी समस्या का निदान करते हैं तो एक सीक्वेंस में जाना पड़ता है। किस में जाना पड़ता है, सीक्वेंस। जब हम सीक्वेंस में जाते हैं तो उसके फ़ायदे हमको बहुत 100% होते हैं। सीक्वेंस से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा और आपको भी एक बात बताना चाहूँगा कि आप सब्जी बहुत अच्छा बनाना जानते हैं, देखिए मसाले हुई हैं, सब कुछ हुई है। अगर आपने सब्जी बनाते हुए हल्दी, शायद आपने कभी बनाया नहीं है, अभी हम माताओं बहनों से पूछते हैं, अगर हम हल्दी लास्ट में डालते हैं तो क्या होगा, सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है। जीरा जब डालना होता है तभी डालना होता है। इसी तरह से अगर हम आसनों का सीक्वेंस अच्छा करते हैं तो आसन के फायदे अद्भुत होते हैं। वो इसलिए बताऊं, जैसे आपने सब्जी में कब मसाला कौन सा डालना है उसकी आपको जानकारी है और आप सही समय पे डाल देंगे तो सब्जी का स्वादिष्ट हो जाएगा। इसलिए योग के माध्यम से स्वादिष्ट वंडरफुल रिजल्ट्स लेना है तो सीक्वेंस का एक अपना खेल है, पहली बात।
दूसरी बात, रसगुल्ला खाने के लिए बहुत अच्छा है। क्या आप रसगुल्ला खा के जी सकते हैं क्या? क्यों? कि वो एक जगह ठीक है, अपना टेस्ट के लिए ठीक है, या एक बार खा लिया, लेकिन किसी चीज़ को एक कोई कंटिन्यू करें तो मैं आपसे या दर्शकों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसी तरह से जब एक आसन पर्टिकुलर नहीं कि उसका आसान वो अच्छा है लेकिन वही सब कुछ नहीं है, तो इसलिए एक आसन का सीक्वेंस अगर करते हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनको रात रात भर नींद नहीं आती। एक बिटिया मेरे पास आई, उनको 3 महीने से जैसे सोती थी उनको भूत नज़र आता था, तो आंख बंद ही नहीं कर पाती थी। और इस तरह के केस मैं लेता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद भी आता है जब वो लोग साथ देते हैं। तो अद्भुत रिजल्ट्स, 3 महीने में घोड़े बेच के सोने लग गई। और इस तरह से अवसाद, डिप्रेशन, इन सब के बहुत सारे स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस में ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि आपने आसन किया। मैं अक्सर कभी कभी बोलता हूँ जब मेरा सेशन लेता हूँ कि एटीएम मशीन में जाओ, आपको कार्ड डाला, पैसा मिले ना मिले, लेकिन योगा करो, फ़ायदा नहीं वैसा हो नहीं सकता। तो मैं ऐसा कई बार क्लास में बोलता हूँ, रियलाइज़ कि हाँ 4 से 5 मिनट भी अगर आप सिंपल प्राणायाम भी करते हैं तो हमारे अंदर बवंडर चेंजेस आते हैं। तो प्राणायाम की आपने बात की, तो एक बार हमें बताएं प्राणायाम क्या है जी। और ये किस किस तरह की व्याधियों में हमको लाभ प्रदान करते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण, प्राण के आयाम, प्राण जो हम ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या बोलते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया जैसे अलग अलग हो सकती हैं। भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उज्जाई, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट श्वास लेने की पद्धतियां हैं। चलो मैं कहता हूं कि आपको श्वास लेने की पद्धतियों के बारे में भी मत जाइए, आप बहुत डिटेल में मत जाइए। अगर आपने आते जाते श्वास प्रश्वासन को भी देखा, वो भी एक प्राणायाम का पार्ट है। आनापान, आनापान कह सकते हैं। अगर भगवान बुद्ध एक राजा, भगवान बुद्ध भगवान थोड़ी थे, भगवान बुद्ध चक्रवर्ती राजा थे, एक सम्राट थे। तो सम्राट से भगवान हुए तो दर्जा मिला तो कैसे मिला? उनकी साधना से, उनके ध्यान से। ठीक है ना, उन्हें श्वास प्रश्वासन को देख करके। तो श्वास प्रश्वासन तो एक अपने आप को बदलने की चीज है। उसके ब्याह पे विपश्यना जो ध्यान पद्धति है वो किस पर है? देखिए श्वास पर है। तो श्वास तो जबरदस्त है, जबरदस्त। तो प्राणायाम का मतलब श्वास लेने की टेक्निक्स हैं, तो उस पर हम लोग काम करते हैं, तो वो वाली बात है। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जो एक आम आदमी को भी अपने रेगुलर जीवन में करते रहने चाहिए, जिनकी उनकी दिनचर्या एक संतुलित बनी रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आजकल हम लोग कोई शरीर के पीछे भाग रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, और कोई आध्यात्म के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। और जो मैं फील करता हूँ मेरे जीवन में, जब तक तीनों ही सम्मिलित नहीं होंगी तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते। कहीं शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भाग रहा है, उनका शरीर तो देखने में हष्ट पुष्ट है लेकिन मन से कच्चे हैं। कई लोग देखिए शरीर से तो ताकत नहीं है लेकिन मन के बड़े बलवान है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, है ना? देखा है कि नहीं आपने? बिल्कुल। तो कहीं तो शरीर साथ नहीं देता, मन से पक्के हैं, कहीं मन से कच्चे हैं, शरीर बालिस्त है। और कहीं पर आदमी आध्यात्म बहुत अच्छा है। आध्यात्म का मतलब होता है कि सकारात्मक ऊर्जा, वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आना। तो हम लेक्चर के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? लेक्चर बहुत अच्छे हैं। जैसे हम कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हम सीताराम सीताराम कहते कहते हम ही चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन हम परमात्मा के ऊपर छोड़ नहीं पाते। तो जरूरी है परमात्मा पे छोड़ना। और आजकल जैसे ध्यान की बात आती है तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ध्यान हमारे आध्यात्म को विकास करता है। अगर मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे सिर फट रहा, मैं कहूँगा आप ध्यान करिए, कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान करने के लिए पहले अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा मन चाहिए। इसीलिए हमको हॉलिस्टिक अप्रोच का मैं अक्सर 1-2 बार पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो हमको तीनों को सम्मिलित करेंगे तो हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच हमें होगा। हमको शरीर को अच्छा करने के लिए मैं कहता हूँ किसी भी तरह का वर्कआउट जो आपको अच्छा लगे, आप चाहे रनिंग करें, जिम करें, स्विमिंग करें, कुछ भी गेम्स खेल लें, उससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। जब
किसी भी तरह के ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं जिसको बोलते हैं प्राणायाम, तो आपका मन अच्छा होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। तो हर एक को उन सब का होना चाहिए। इसलिए पर्टिकुलर एक आसन नहीं है, पर्टिकुलर क्रिया नहीं है, शरीर के लिए भी चाहिए, मन के लिए भी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है हर एक आदमी को अपने दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए। और उन पर काम करना चाहिए, शरीर पर भी काम करना चाहिए, मन पर भी, और काम करना चाहिए ध्यान पर भी। तब जाके हम हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करें। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने शरीर के लिए अगर आप 22.5 घंटे खूबसूरत बिताना चाहते हैं, तो मेरा निजी अनुभव है कि आप कम से कम 1-1.25 से 1.5 घंटा अपने आप को दें, ताकि आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए। तो एक पर्टिकुलर चीज नहीं है इसलिए मेरा ऐसा भाव रहता है। आप 3 चीजों की बात कर रहे हैं कि जैसे शरीर पे भी हमें ध्यान देना है, मन पे भी और अध्यात्म आत्मा आत्मा पे। ऐसा नहीं, वो वाला आत्मा नहीं आत्मा में हम जाने का जो हमारा साधन है ध्यान जी। तो ध्यान के बारे में बताइए कि ध्यान क्या है और एक आम आदमी उसकी तरफ कैसे अग्रसित हो, कैसे उसकी तरफ जाए। जैसे आपने शरीर के लिए बता दिया प्राणायाम करें, नहीं, शरीर के लिए आसन क्रिया या किसी भी तरह का वर्कआउट। हाँ। वर्कआउट में मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग भी किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं उसमें लोग स्पाइन का ध्यान रखें। क्या इसका? मेरुदंड के। इसलिए आजकल आप देखिएगा कमर दर्द की शिकायत रोज डे बाय डे बढ़ रही है, गर्दन के दर्द से। एक बार इस पे सर्वाइकल पे स्पेशल हाँ, अब ठीक है। तो इसलिए तो हम किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं तो शरीर में चीजों का ध्यान रखना, शरीर के बाद मन को ध्यान रखना। तो किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है। किसी भी तरह के ब्रीदिंग टेक्निक्स, श्वास प्रणालियां हमारे मन को स्वस्थ करती हैं या मन को प्यूरिफाई करती हैं। किसी भी तरह की ध्यान की पद्धति हमारे आत्मा का विकास करती हैं। क्या करती हैं? आत्मा का विकास करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप और खुल के बताइए कि ध्यान क्या है और ध्यान से कैसे आत्मा का विकास होता है। जब ध्यान की आपने बात किया तो एक चीज बताऊंगा, ध्यान एक तो सिखाया नहीं जा सकता, ये अनुभव का चीज है। किसका चीज है? अनुभव का, फील का चीज है। ध्यान क्या है? मोटा मोटी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, बुद्ध एक सम्राट से भगवान बने तो किससे बने? ध्यान से बने। भगवान महावीर वो भी राजा थे, एक राजा से महावीर भगवान कहलाए। कैसे? ध्यान से कहलाए। तो ध्यान में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान का जो मैं मतलब समझ पाया, देयर आर नो पास्ट, देयर आर नो फ्यूचर इफ यू लिव दिस मोमेंट। अगर आप हर पल को जीते हैं तो ध्यान होता है। क्या होता है? ध्यान का मतलब ना भूत ना भविष्य, इस पल में रहना। इस पल में रहना कितना मुश्किल है आप जानते हैं, कहना बहुत आसान है। इससे मैं कभी कभी सोचता हूं, देखिए गीता में एक बहुत मैंने गीता बहुत पढ़ा हूं, लेकिन गीता में मैंने एक ही चीज लाइफ में उतारी। उसमें कहा है ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ, ना भूत की चिंता कर ना भविष्य की चिंता कर, वर्तमान में रहे। और आदमी वर्तमान में रहने लग जाए तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम ध्यान के बारे में बचपन से सुनते भी आए, ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से ये काम करो। तो ध्यान तो हमारे जन्म से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं भी सोचता था ध्यान है क्या, जो जब ये भी बोलो ध्यान से करो, वो भी जरूर करो ध्यान से, तो है क्या? ध्यान का मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए, इतना जुड़ जाए कि तीसरे का खबर ही नहीं हो। क्या नहीं हो? खबर ही नहीं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो बस आप और मैं हैं, तीसरा काम को पता नहीं। ये आपके और मेरे प्रति अट्रैक्शन ध्यान की बात है। तो ध्यान का मतलब मैं जो समझता हूं, इस पल में रहना और जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना। और जब ध्यान खूबसूरत होगा तो पूरी दुनिया हमको खूबसूरत नजर आने लगती है। तो इसलिए मेरा एक प्रोग्राम है आनंदम फॉर ब्लिसफुल वर्ल्ड। आनंदित आदमी कभी भी किसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्या नहीं करता? डिस्ट्रॉय नहीं। अभी वर्ल्ड वाइड जो वार हो रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं आपको जानते हैं क्या? जो असंतुष्ट हैं। आनंद में रहने वाला आदमी कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। आनंद में रहने वाला आदमी आनंद को ही बांटता है, दुखी आदमी दुख को ही बांटता है। तो जो मेरा ब्लिसफुल वर्ल्ड का जो मैं एक विजन लेके चलता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया
आनंद में रहे। जो खर्चा हम विध्वंस में लगा रहे हैं, जो एनर्जी हम विध्वंस में लगा रहे हैं, वो एनर्जी को अगर हम सृजन में लगा दें, किसमें? सृजन। तो ये दुनिया जो है सोने की चिड़िया बन जाए। भारत की, हम बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया है। मैं किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में पैर रखूंगा तो कहां का कहलाऊंगा बताइए? थप्पा जो पासपोर्ट में कहां का लगेगा? भारत का ही लगेगा। तो मैं अपनी मेरी बात में मेरी तारीफ क्यों करूं? मैं तो कहता हूं कि पूरी धरती सोने की चिड़िया हो जाए। ये तभी संभव है जब हमारे में आनंद में हम रहने लग जाएंगे, मस्ती में रहने लग जाएंगे। तो आनंद आएगा कैसे? जब हम साधना करें। कैसे करेंगे? साधना। तो ध्यान करने से आनंद आता है। तो साधना क्या? ताकि हमारा शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, आत्मा का विकास हो। आत्मा के विकास के लिए हम नियमित ध्यान करें। सिर्फ ध्यान करने से बाकी चीजें रह जाती है। मैंने पहले इसलिए कहा, मेरे घुटने में दर्द है, मैं ध्यान करो, कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें तीनों ही लेवल पे चलना पड़ेगा। ध्यान की एक और चीज है कि ध्यान सभी अपनी अपनी व्याख्या अलग करते हैं। जैसे मान लो आनापान बौद्ध की टेक्निक्स अलग हैं, या ओशो का जिनको सक्रिय ध्यान कहते हैं वो तो एक अलग है, नाच गा रहे हैं। और तरह के भी कुछ अगरबत्ती को लेके या उस तरह से ध्यान करते हैं, त्राटक वगैरह। तो इतने सारे ध्यान हैं और इतने सारे, मतलब कई में तो शांत बैठना पड़ता और कई में हाय कुल्ला करें। तो ध्यान असली क्या है? ये सब रास्ते हैं वहां तक जाने के। जहां तक ओशो की आपने बात की, जो वंडरफुल पर्सन, मेरे बहुत ही लवली है, वैसे तो मैं सभी से प्यार करता हूं। उन्होंने ही 127 तरह के ध्यान की पद्धतियों का इजाद किया है। 127। आप सोचिए, अगर कोई आदमी 127 प्रकार के ध्यान करे तो पागल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मैं 127 तरह के ध्यान की पद्धतियां दे रहा हूं, लेकिन आपको किसमें आनंद आता है? जैनिज्म में जाएंगे, अलग ध्यान की पद्धतियां हैं। जैसे अभी अपने विपश्यना में आपने कहा आना पाना का है। ऐसे दुनिया में अगर हम गूगल मामा को खोल के देते हैं तो हजारों पद्धतियां आती हैं, और एक छोटा सा दिमाग कंफ्यूज होता है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा और कौन सा मेरे लिए बुरा। और कभी कभी तो मेरे पास लोग आते हैं, भैया मैं कुंडलिनी कर रहा था, मेरे कुछ ज्यादा ही जागृत हो गया, और एकदम बावले होके आते हैं मेरे पास, बोले कुछ करो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ध्यान, उन सभी का उद्देश्य क्या है? जितने भी ध्यान की पद्धतियां, उन सब का उद्देश्य अगर आप जाएंगे, डीपली जाएंगे, क्या सब चीज कॉमन है? आपको शांत बैठना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, किसी भी पद्धति में जाइए, उसका एसेंस तो वही है। क्या है एसेंस? और ध्यान की पद्धतियां अलग होंगी, लेकिन वो रास्ता, उनका मंजिल एक ही है। मंजिल क्या है मालूम है आपको? परम आनंद की प्राप्ति। चाहे आप किसी भी पद्धति के माध्यम से जाइए, किसी भी तरीके से जाइए। चाहे आपने कहा था कि उस दिन जो ओशो के जो सक्रिय ध्यान की बात कर रहे थे, तो सक्रिय ध्यान में वो आजकल के युवा के लिए वो ध्यान एकदम हाई स्पीड की तरह जाता है, क्योंकि हमारा मन विचलित है, तो उन्होंने उसी तरह से उनको डिजाइन किया है। लेकिन उसका फाइनल राउंड देखेंगे, उसके 5 चक्कर हैं। अगर फाइनल राउंड में जाते हैं तो वो बोलते हैं शांति से बैठो। और हमको शांति से बैठना नहीं आता, इसलिए प्रक्रिया चली। अगर आपको शांति से बैठना ही तो सब प्रक्रिया की बात नहीं है। इसलिए उसने सक्रिय ध्यान और निष्क्रिय ध्यान के बारे में बात किया है। सक्रिय ध्यान जिसमें उछल कूद, ताकि बॉडी हमारा एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिवेट रहता है, उसको शांत करने के तरीके हैं। और निष्क्रिय ध्यान जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे। तो सभी पद्धतियों का बात है। तो कुल मिला के जो मैं समझ पाया हूं ध्यान को, न भूत में जाइए न भविष्य में जाइए, इस पल में रहेंगे। ये पल परमात्मा का दिया हुआ यूनिक पल है। मैं कहता हूं गिफ्ट फ्रॉम क्रिएटर, दिस मोमेंट गिफ्ट फ्रॉम क्रिएटर, भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इस पल को जियो, पल पल को जियो, वही ध्यान है। ओशो की बात चली हुई है, तो ओशो को आजकल के युवा सुनते तो बहुत हैं जी, लेकिन जो उनकी बनाई हुई जो टेक्निक है उनके बारे में उतना नहीं जानते। जैसे अभी डायनामिक ध्यान की बात हो रही थी, इसकी जो 5 स्टेप आप बता रहे थे उनको एक बार बताओ, जिससे लोगों को लगे कि क्या इनको करना चाहिए, क्या इससे फायदा हो सकता है। आप उनसे बताओ कि हर स्टेप से क्या फायदा मिल सकता है। जिस सक्रिय ध्यान की बात करते हैं तो पहले में जो है कि आपका ब्रीदिंग टेक्निक्स पे वो लोग काम करते हैं। दूसरे में हमारे मन के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे आज मेरे को गुस्सा आ रहा है,
या टीचर्स ने मार दिया, किसी दोस्त ने गुस्सा दिला दिया, लेकिन हम लोग उनके सामने क्यों नहीं बोलते हैं? अरे वो बड़ा है, पता नहीं क्या कर देगा। तो हम अपने अंदर बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखते हैं। क्या करते हैं? कुंठा दबा के रखते हैं। और ये लगता है कि नहीं, मम्मी को बोला, पता है मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे, टीचर्स डांट देंगे। सामने मन तो करता है कि उसका गला घोट के मार दूं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता? उसके आगे का आप जान सकते हैं। तो वो अंदर अंदर दबा के रखते हैं और कभी ना कभी वो निकल आती है। तो इससे पहले मैंने कहा कि ब्रीदिंग पे काम करते हैं, हमारा ब्रीदिंग लाइन हो। तो दूसरे में हम लोग चिखना, चिल्लाना, रोना धोना, उधर पाबंदियां नहीं है। जैसे आपने कहा ना, मुझे भी जब मैं पहली बार किया, मुझे लगता था मैं किसी पागल खाने में आ गया। मैं उसको देखूं तो रो रहा, वो देखता हूँ चिल्ला रहा हूँ, वो हंस रहा है, वो लोटपोट हो रहा है। तो मैं सोचा क्या पागलपंती है? तो पागलपंती नहीं, एक्चुअल लाइफ है। जो अंदर बंधा हुआ था उसको निकालने का तरीका है। जो भी, अच्छा आपकी आंखें बंद हैं, आप इसको देख नहीं रहे हो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम हमारी चीजों को जो उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो आपने पहले ब्रीदिंग को काम किया, फिर अपनी कुंठाओं को निकाल दिया और लाइट हो गए। फिर हम हु का हम लोग चैंटिंग करते हैं, जो हमारे नाभि चक्र को केंद्रित करता है। और नाभि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि जब हम मां के पेट में थे, हमको आहार कहां से मिलता था? नाभि से। इस नाभि आर वेरी पावरफुल पॉइंट। हम जब हु कि हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा सीधा हिट हमारे नाभि पे होता है, और इससे हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, हम अधोगामी रहते हैं। देखिए कुछ भी बात होता है तो हमारा जो गोनाड्स दे आर वेरी एक्टिव, अधोगामी गोनाड से होता है। तो हम लोग जब हु की करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, हम नाभि पर चोट पड़ती है। और उसके बाद हम लोग एकदम स्टेटिक तरह रहते हैं कि हमारी ऊर्जा आगे, तो हम स्टेटिक जैसे मूर्ति की भांति चंद्रादि रहते हैं। उसके बाद हम लोग उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कुछ लोग लेट जाते हैं। तो लास्ट में फाइनली क्या है? आप साइलेंस खड़े हो गए, आपकी क्षमता नहीं, आप लेट गए। ऐसे 5 प्रक्रिया है। अगर फाइनल प्रक्रिया की बात करूं तो कुल मिला के वो परमानंद की तरीके हैं। ऐसे उनके बहुत सारे ओशो ओंकार मेडिटेशन है। जिब्रिस तो बहुत ही अद्भुत है, जिनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कभी आपने किया है जिब्रिस? तो मुझे लगता है जिब्रिस लोगों को एक बार जरूर करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पद्धति हैं। तो ही इज अ वंडरफुल पर्सन। उन्होंने मैंने उनकी जितने भी किताबें पढ़ी हैं, उनके हर एक किताब में ध्यान से ही शुरू होता है और ध्यान से समाप्त होता है। तो मैं ऐसे संत जनों को मैं नमन करता हूँ। ही इज अ वंडरफुल पर्सन। बिल्कुल, आपने एक और ध्यान की बात कर दी, जिब्रिस, इसके बारे में भी बताएं। क्योंकि ओशो को लोग ध्यान के लिए तो क्या ही जानते हैं, उनके जो ज्ञान है, उनका जो भाषण है, उनके जो अलग अलग चीजों पे, समाज पे विचार हैं, धर्मों पे विचार हैं, उनकी वजह से सुनते हैं। मतलब उन, आप पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, लोग प्रैक्टिकली ओशो को नहीं जानते, सिर्फ किताबों से और उनके भाषण से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ओशो को प्रैक्टिकली बताएं, उनके जिब्रिस देखिए ध्यान के प्रैक्टिकल बारे के में। लिए तो उनको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी संस्था हैं, आप योगा पीस में भी आ सकते हैं। हम लोग सप्ताह में 2 सप्ताह, महीने में 4 मेडिटेशन ध्यान करते हैं। जब तक आप रसगुल्ला खाएंगे नहीं ना, मैं आपको कितना भी बोलूं कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, बहुत स्पंजी है, बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ व्याख्यान सुन रहे हैं। और मैं जो ओशो को फॉलो करते हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी के लिए भी कुछ बोलता नहीं हूं, मेरे लिए भाव में ऐसा नहीं है। पर मैं जो आप सभी मित्रों में जो फील कर पाता हूँ, थ्योरिकल नॉलेज, अगर मुझे आपको पता होगा पानी के कितने नाम हैं? 2500 नाम बोलते हैं। कितने पानी के? नीर, वाटर, पानी, ऐसा करके 2500 नाम है। अगर मुझे प्यास लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा ना। मैं उन सारे नामों का माला बना के गले में पहन लो तो मेरा प्यास बुझ जाएगा क्या? तो मैं जो फील करता हूं, जो ओशो को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि उनके हर लेक्चर में ध्यान है, तो आप ध्यान से जुड़ें, जो आपको अच्छा लगे आप सारे करके देखिए, जो आपके मन को भाए वो करिए। तो इसलिए तो उन लोगों को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मुझे लगता है वो उनका सबसे बड़ा पार्ट जो मिसिंग हो रहा है, वो ध्यान नहीं करते। यही कहना चाह रहा हूँ, ज्यादातर मैं लोगों से मिलता हूँ, ओशो के बारे में बात करते हैं
कहते हैं ये है ओशो, ये है और वगैरह। मैं जैसे ही बात करता हूँ यो ओशो की ध्यान के बारे में बहुत बोलते, तो कौन सा ध्यान करते हो आप ओशो का वगैरह, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती उसमें, क्योंकि कोई पता नहीं, बस ध्यान करते हैं ऐसे कई बार। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जो लोग फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने ना हर गुरुओं से मिला, हर चीजें सीखी, तो मैं कहीं ना कहीं मिसिंग पॉइंट पे आया। तो मैंने फाइनली बात किया, सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, हमको शरीर से भी फिट रहना चाहिए, हमको मन से भी फिट रहना चाहिए, और हमें आत्मा से भी फिट रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा होलिस्टिक अप्रोच की बात करना चाहिए, ताकि हम एक सुंदर जगत की कल्पना करें, एक सुंदर स्वस्थ, जिसका शरीर अच्छा, मन अच्छा, उनका सूझने का ढंग अच्छा हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब ये वीडियो या आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई ओशो का प्रैक्टिकल ध्यान जो वो कर सकें। जैसे डायनामिक है, डायनामिक वो शायद अपने घर ना कर सकें, लेकिन शायद वो जिब्रिस कर सकें, या ऐसा कोई ओशो का ध्यान पद्धति मुझे लगता है बताइए। कि हाँ, हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण दर्शकों को हो, जो सिर्फ उन्हें सुनते ही। मुझे लगता है किसी के मार्गदर्शन में उनको करना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में भी कोई अच्छी तरह सिखाने वाले चाहिए। तो ये किसी के साथ जाके करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सिंपली ध्यान कोई बड़ा नहीं है, मैं आकर सिंपली बैठा, अपने श्वास को फोकस किया। मैं पहले भी दर्शकों से चर्चा किया कि ठीक है, आप भी बैठ जाते हैं 5 मिनट, और दर्शक भी हमारे साथ 2 मिनट एक अनुभव लेते हैं कि हम सीधा बैठते हैं किसी भी आसन में। आप कुर्सी पर हैं, सोफे पे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप सीधा बैठें। थोड़ी देर के लिए बाहर की चीजों से, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइएगा। डिस्कनेक्ट होने के लिए अपने नयनों को बंद कर दें। हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में भी ध्यान दें। क्या मैं सीधा बैठा हूं? मेरे पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ दें, बैकबोन को स्ट्रेट कर दें, अपने छाती को फुला दें, गर्दन की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स कर दें, चेहरा एकदम खिला हुआ। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं हो। अगर तनाव हो, उसे आदेश दें, वो रिलैक्स हो जाए। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे आते जाते श्वासों में, धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे निकालें। सब कुछ भूल जाएं अपनी श्वासों के सिवा। सिर्फ आप और आपका श्वास। जब आप श्वास भरें, पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती। जब श्वास निकालें, पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और लयबद्ध तरीके से श्वास को निकालना। धीरे धीरे आंखें खोल लें। शानदार। so, इतनी आसान चीज आपको दुनिया में मिल नहीं सकती। जब मैं ध्यान की बात करता हूं, आपको कोई जगह नहीं चाहिए। आप बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, किचन में तो खैर बैठने की जगह नहीं, खड़े हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। बोलते हैं ध्यान से खाना बनाओ, तो क्या है, खाना बनाने में इतने तल्लीन होकर बनाए कि खाने का जायका अलग हो जाए। तो ध्यान से आसान मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे मुश्किल भी कुछ नहीं।
ये बिल्कुल। जो अभी कुछ ही पलों में आपने ये चीज महसूस कराई, मैं वही चीज कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक बार आपके उधर मैंने ये ध्यान करके देखे हैं, तो मुझे लगा कि इन चीजों से ओशो के शिष्य दूर रहते हैं। जी, वो सिर्फ चलिए ज्यादातर हमें लगता है हाँ, वाद हम विवाद और ये कि उनके संवादों से, उनके तर्कों से कैसे दूसरे को डिफीट किया जाए, इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमें ये इस सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सभी के कहूंगा कि आप अपना अपना कर्म करें। हमें कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब। और योग यही सिखाता है कि आप स्वयं को देखो, नहीं, मैं भी यही कॉन्सेंट्रेट। चाहता हूँ कि आप जो एज ए गुरु ये कहें कि ओशो यहाँ ये नहीं है, ओशो ये भी है, आप इधर एक बार जाके तो देखो। ठीक है, हमें हाँ, इज ए वंडरफुल पर्सन। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इस देश से खुला विचार और हर किसी को परमात्मा से जोड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। उनमें से एक ओशो हैं जो आई एम लविंग देम। ये गुरुजी ओशो के बारे में तो बात हो गई, काफ़ी बात हो गई, और उनके उनकी और भी हो सकती हैं, लेकिन आपने कह ही दिया कि स्पेसिफाई हो चीज़ तो ही ठीक है। उन खुद को सर्च करनी चाहिए, कि उनकी प्रैक्टिकल चीज़ें खुद आदमी को ही करनी पड़ेंगी। अब हम आप आते हैं लाफिंग योगा पे। जी, अभी इंटरनेशनल लाफ डे भी था, और आपने प्रोग्राम भी कराया उस पर, तो आप बताएं कि लाफिंग योगा क्या है। मैं कहता हूँ नो लाइफ विदाउट लाफिंग। हंसी के बिना जीवन अधूरा है। हम्म तो ये हम लोग कई साल से वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेशन होता है, लेकिन लोग उतना हंसते नहीं हैं। हम्म डे बनाना और हर किसी के अंदर घुस जाना अलग बात। और इस बार तो हमारा ये 5th एडिशन था, और इस बार गजब रहा। लोगों का जो उत्साह था वो था। तो ये लोगों को मोटिवेशनल करने के लिए जब हमने प्रोग्राम किया था, और हर हमारा तो किसी से मिलते भी हैं तो कहते हैं मुस्कुराता हुआ नमस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुस्कुराता हुआ मुस्कुराते जन्मदिन हुए। बोलते हैं। तो मुस्कुराहा नो लाइफ। अगर आदमी खुश, आप कहीं जाते हैं, एक तो लटका हुआ मुंह मिले और आपको हंस मुख, तो कौन सा अच्छा लगेगा? अगर आप ऑफिस में एंटर करें और आप खिले खिले हैं तो ऑफिस स्टाफ खुश हो जाएगा, उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। आप कोई काम कर रहे हैं, अगर हंसते हुए काम करेंगे तो उस काम जो 10 दिन में होना होगा वो 6-7 दिन में हो जाएगा। ये ऊर्जा है। तो इसी को और बेहतर बनाने के लिए, जन जन तक इसका अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे पे हम हर बार प्रोग्राम करते हैं। और इस बार आप भी आए तो हमें बड़ा अच्छा लगा, आप उसके मौजूद रहे और साक्षी रहे उस प्रोग्राम के। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम तो शानदार था। बिल्कुल। तो उसमें हमने मोटिवेशन के लिए हमने अभी 21,000, 11,000 और 5100 रुपये हमने रखे थे। वो लॉलीपॉप है। क्या है? बच्चों को लॉलीपॉप दे तो खुश हो जाता है, तो आदमी को मोटिवेशन करने के लिए हमने इनाम रखा था। और हम पिछले और अगले साल तो हम इसको और बढ़ाने वाले हैं, और नेशनल लेवल पे हम करने वाले हैं। तो अभी से हम बता देते हैं दर्शकों को, तो अभी से तैयार हो जाइएगा हंसने के लिए। ताकि अगले साल मई में प्रोग्राम होगा तो हमने 51,000, 21,000 और 11,000 का हमने इनाम रखा है। साथ में पब्लिक में से भी हम लोग प्राइज लेते हैं ताकि वो भी कंटिन्यू हंसते रहें। और मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि 3 घंटा हमारा चुटकियों में चला गया। तो कहते हैं ना, आदमी खुश रहता है, उसको समय का आभास नहीं होता। और अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि जो दुखी आदमी है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, अवसाद में, उसको हर पल का खबर रहता है। तो इसलिए फिर हमको लगा कि क्यों ना हम लोग हास्य कंपटीशन और सेलिब्रेशन रखा है। कंपटीशन का मतलब कि प्रतियोगिताएं, ताकि हमारे में बचपना जागे। और सेलिब्रेशन, जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए सेलिब्रेशन था, और जो भाग ले रहे हैं उनके लिए कंपटीशन था। तो ये बस लोगों में हंसी के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कुल मिला के हमारा जीवन हंसी के इर्द गिर्द घूमता है, मुस्कुराहट के इर्द गिर्द घूमता है। तो बस हम चाहते हैं कि हम साल में ही क्यों हंसें, तो रोज़ ही हमारा हंसने का शेड्यूल रहता है। तो हम जिससे भी मिलते हैं तो हम ठहाके लगाते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, ताकि हम इसको आप भी बांटें और हम तो बांटते ही हैं, तो आपके माध्यम से जन जन तक है। ये हमारा मोटो था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन एक और मैं इस पे बात कर रही, कैसे हम जीवन में हंसना भूल जाते हैं, और
हंसना भूल जाते हैं, तो क्या हम एक नकली हंसी हंस के भी उस चीज़ से दूर जा सकते हैं, या अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब पैदा कर सकते हैं? चलिए मैं आपसे भी पूछता हूँ और मेरे प्यारे दर्शकों से भी पूछता हूँ, बात असली या नकली की नहीं है? हम्म। क्या नहीं है? असली या नकली? चलो मैं नकली हंस रहा हूँ, मैं आप मेरे से कभी मिलो और मैं आपसे मुंह लटका हुआ बैठूं, हम्म। हाँ बोलिए, अच्छा लगेगा या मैं हंसता हुआ मिलूंगा तो अच्छा लगेगा? हंसते। तो इसलिए चाहे नकली और असली के चक्कर में नहीं रह के, अगर हम लाइफ में चाहे नकली हंसते हो, हंसोगे तो उससे वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं। जब आप शुरुआत करते हो तो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो रियल में बदल जाते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपको आर्टिफिशियल लगेगा, ज़बरदस्ती हंसेंगे, जैसे जैसे आप हंसने लगेंगे, उस माहौल में ढलने लग जाएंगे, तो आप रियल लाफिंग की तरफ जाते हैं, रियल स्माइल की तरफ ले जाते हैं। तो वो उस तरह के जो दर्शकों को आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मानते हैं कि यार नकली क्या हंसना है, अरे नकली ही हंसो, हंसो तो सही, तो रियल अपने आप ही आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके मनपसंद को संगीत लगा दो, तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, हाथ पैर झूमने लग जाते हैं, फिर आप नाचने लग जाते हो। वैसे ही हंसी भी जब आप हंसने लगेंगे तो रियल आएगा, और रियल आएगा तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण। आप अगर ये सोचो कि मैं नकली क्यों हंसो रहा, हंसोगे नहीं तो कोई मोटिवेट होने वाला है क्या आपसे? चाहे आपने आर्टिफिशियली हंसा, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लोग आपसे प्रेरित होंगे। वो भी चाहे नकली हंसेंगे, हंसेंगे तो सही, हंसते हंसते नकली कब असली में बदल जाएगा मुझे लगता है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बस हंसो हंसो हंसो। और एक बात और है, मैं बोलता हूँ कि जब हंसते हो तो मैं अक्सर स्माइल की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? स्माइल। हम अगर दिल से अच्छे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और हम जोर से हंसे, हो सकता है मेरा पड़ोसी नाराज हो जाए, वो हंसी से इरिटेट होता है। लेकिन अगर मैं स्माइल करूँ तो उस इरिटेशन होगा क्या? इसलिए मैं स्माइल की बात करता हूँ। तो उसके चक्कर में मैं नहीं हंसूँ क्या? उसको हंसी पसंद नहीं, मैं हंसूँ कि नहीं हंसूँ? मुझे हंसना चाहिए, वो हंसे ना हंसे मैं तो हंसूंगा ना, मेरे जीवन का पता नहीं है। तो अपने हंसी को औरों के लिए क्यों रोकें? बिंदास होकर हंसना चाहिए। फिर हंसी को समझने के लिए ना, जब हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, मैं चाहूँगा कि हर किसी को हंसी के अंडरस्टैंड को समझना चाहिए। उसको समझने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो हम लोग एक ऐसा पॉडकास्ट रखें जिसमें कि लाफिंग और स्माइल क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, बिल्कुल, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो जब हम उसकी चीज़ों को समझेंगे, हम बहुत मतलबी हैं। क्या है? क्यों हंस रहा है रे? क्या बोलते हैं, क्यों हंस रहा है, पागल हंसता रहता है? क्या हम हंस भी नहीं सकते? बताइए, क्या हम हंस नहीं सकते? और हम समाज में हंसते तो लोग पूछता है क्यों हंस रहे हो पागलों की तरह? तो उसको पता चलना है कि क्यों हम हंस रहे हैं, क्यों हंसना चाहिए, क्या एनर्जी है हंसने की, तब आदमी हंसेगा। तो मैं लोगों को इसलिए बहुत सारी चाबियां देता हूँ। क्या देता हूँ? वो उनके मतलब की होती है। मैं बच्चों से बोलता हूँ तो बच्चों की मतलब की बात करता हूँ, बड़ों से मिलता हूँ तो बड़ों से मतलब की बात करता हूँ। कॉर्पोरेट में उनके मतलब, आदमी को अपनी मतलब की चीज़ समझ में आती तो हंसने लगता है। तो हम कभी एक ऐसा सेशन रखेंगे सिर्फ हंसी पे, कि उसको क्या क्या चाबियाँ हम दे सकते हैं, वो किस तरह से अपने आप को खुशनुमा कर सकता है, ये हंसी कहाँ से आई, स्माइल कहाँ से, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तब तक आप खूब हंसते रहें। बिल्कुल। हंसी की जैसे बात हो रही है, तो आप एक और वर्ड ले रहे हैं कि आप सिखाते हैं कार्यशाला। तो आप कार्यशाला करते हैं, स्टूडेंट से आप सीख रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है आगे? और ब्लिसफुल वर्ल्ड, खुशनुमा जगत। क्या चाहता हूँ? आनंदमय जीवन, आनंदमय जगत, ताकि दुनिया में खूब खुशियाँ बांटे। इसलिए मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कभी आप गूगल में कहीं भी डालेंगे आनंदम फॉर स्टूडेंट, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, आनंद फॉर ब्लिसफुल वर्ल्ड। मेरे सारे काम आनंद से शुरू होते हैं और मैं भी आनंद में ही रहता हूँ। चाहता हूँ कि लोग आनंदित रहें। बिल्कुल। तो हर जगह आनंद को फैलाना चाहता हूँ, तो कि जो दुनिया है ना, ये खूबसूरत बने। क्या बने? खूबसूरत बने। दैट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आपके जो कोर्स वगैरह हैं वो जयपुर में कराए जाते हैं, आउट ऑफ जयपुर है? और आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है, वो उसके बारे में बताएं। जो योगा देखिए, जो योगापीठ संस्थान है वो 6 पिलर पे काम करती है। ठीक है? उसमें योग शिक्षक तैयार किए जाते हैं। तो मुझे लगता है लगभग 3000 से ज़्यादा शिक्षक हमारे वर्ल्ड वाइड हैं। वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
उसमें अभी यूके, दुबई, डिफरेंट जगह पे हमारे टीचर्स हैं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता। वर्ल्ड में एज ए सर्टिफिकेशन जो कोर्स होता है ये सबसे बड़ा है, 1800 घंटे प्लस का। कितने का? 1800 हमने 200 घंटे का सुना है, 300 घंटे सुना है, 500 घंटे सुना है, आपने 1800 आवर्स का सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं हम चलाते हैं, जिसमें रोज 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। कितने घंटे की? 8 घंटे की। उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, थ्योरी के लिए फैकल्टीज भी आते हैं, और मैं उसमें खुद 3.5 घंटा में क्लास लेता हूँ, और 3.5 घंटा कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। तो 8 महीने का जो कोर्स टोटल टाइम है कोर्स का वो 1800 घंटे हो जाता है ऐसे 8 महीने में। रोज 8 महीने में। अच्छा। एक छोटा कोर्स है वो 40 दिन का है, जो 250 आवर्स का है, और बड़ा 1800 घंटे के, इसको 8 महीना लगते हैं, और 8 घंटे निरंतर 8 घंटे की रोज क्लासेस होती हैं। ये तो हमारा टीटीसी हुआ, जो वर्ल्ड वाइड हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है योग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन। मुझे आज प्राउड होता है, मेरे बच्चे 1.25 लाख रुपए तक के पैकेज पे हैं। मतलब अगर ईयरली बात करूँ, 15 लाख का पैकेज योग शिक्षक को मिले, कितनी बड़ी बात है। दुबई में काम करते हैं तो हम उनको गाड़ी देते हैं, फ्लैट देते हैं, सब वी आर वेरी प्राउड फील। तो योग के क्षेत्र में एज ए करियर वंडरफुल वर्क है योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैसे थेरेपेटिक योगा के लिए भी, जैसा मैंने शुरू में बताया था, हमारे यहाँ 250-300 पेशेंट आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो 40 टीचर्स 1 by 1 देखते हैं। दूसरा हमारा थेरेपेटिक योगा, बीमारियों के साथ हम लोग काम करते हैं। तीसरा कॉर्पोरेट, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट जगत में हम कैसे पॉपुलर होते होते काम करें, उसमें हमारी वर्कशॉप होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड होती हैं। हमारे 2 से 2.5 घंटे का वर्कशॉप होता है, जिसमें हम कैसे ऑफिस में बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारी भावनाएं होनी चाहिए, हम किस तरह से खुश होकर के काम कर सकते हैं, उसका आउटपुट क्या बेहतर दे सकते हैं, ताकि बॉस भी खुश और एम्प्लॉय भी खुश। इस पर हम लोग काम करते हैं। एक स्टूडेंट आनंदम फॉर स्टूडेंट्स, इसमें हम शिक्षक, माता पिता और बच्चों को लेके काम करते हैं। शिक्षक बोलते हैं कि यार तुम्हारा बच्चा नाला ऐसा है वैसा है, मैं शिक्षक बोलता हूँ आपका बच्चा कैसा है। आप दूसरों के बच्चे पे उंगली रखने से पहले आप अपने बच्चे को देखो ना। आप ही तो एक माँ है, एक पिता है। हम अपने बच्चे को नहीं देख रहे, हम दूसरे के बच्चे को देख रहे हैं। और माता पिता कहते हैं हमने स्कूल भेज दिया, आप जानो। अरे भैया तुम माता पिता हो, स्कूल भेजने से काम थोड़ी होगा, तो अपने कर्म तो करोगे। तो तीनों को कंबाइन करके मैंने ऐसा प्रोग्राम किया कि जहाँ माता पिता और बच्चे, शिक्षक, माता और बच्चों को लेके एक प्रोग्राम है आनंद फॉर स्टूडेंट्स, ताकि हमारे अंदर समन्वय अच्छा सा बैठे। इस तरह से मैंने शुरू में आपसे चर्चा किया, ब्लिसफुल वर्ल्ड में चाहता हूँ दुनिया सोने की चिड़िया हो, मैंने आपसे चर्चा किया था इस तरह के। और योगा फॉर स्पोर्ट्स, योगा जी स्पोर्ट्स में आ गया है, भारत सरकार ने भी उसको स्पोर्ट्स में लिया था। योग आसन का स्पोर्ट्स में हम लोग जयपुर योगा लीग कराते हैं, जहाँ पूरे भारत SMS स्टेडियम में हम लोग कराते हैं, भी अगस्त में होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग ये 5-6 पिलरों पे हम कार्य करें, योगा पे संस्थान पे काम इसका मतलब आप होलिस्टिक काम कर रहे हो कि परिवारों से भी जुड़ना, कॉर्पोरेट से भी जुड़ना, तो होलिस्टिक। सबको आनंद चाहिए ना चंद्रशेखर जी, सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। बच्चे को भी आनंद में पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई अच्छे होगी, गृहिणियाँ घर में अच्छे से रहें, खुश रहेंगी तो घर अच्छा संवरेगा, और व्यापार में खुश होकर करोगे तो व्यापार अच्छा होगा, है ना। तो कॉर्पोरेट में अगर आप अच्छा हंसते खेलते काम करेंगे तो आपके बॉस खुश हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये ऐसा चाबी है आनंद, जिसके मुझे लगता है कि सारा लाइफ का आपाधापी आनंद के लिए कर रहे हो, हम आनंदित नहीं रह पाते। हम हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते चीज़ों के साथ, लेकिन हैप्पीनेस के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप? मैं दर्शक को आपको पूछना चाहता हूँ, क्यों आप लोग आनंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? तो आनंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, खूब आनंद में रहो, खूब मस्ती में रहो। इसलिए मेरा भाव है कि पूरा दुनिया, हम कहते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वासुदेव कुटुंबकम। तो इस दुनिया एक घर है, इसमें सब प्यार से रहेंगे तो हम घर में आराम से रह सकते हैं। इसलिए मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप कार्यक्रम और कोर्सेस के माध्यम से तो गुरुजी काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा मुझे इसमें बताइए कि आम आदमी अपने आनंद के लिए वर्क लाइफ और परिवार को कैसे मतलब मैनेज कर सकता है? कुछ नहीं, वो योग करेगा 1.5 घंटा, सब मैनेज हो जाएगा अपने आप। मैंने इसलिए कहा आनंदम आवर्स करके शुरू किया, आनंदम आवर्स एनी डे एनीवेयर एनी टाइम। मेरा एक क्लास है 1.25 घंटे का, और दर्शकों आपको भी कहना चाहूँगा कि आप उसको 1 महीना करके देखिए, आपके अंदर बदलाव 100% आ जाएगा। तो 7 डे चैलेंज, आप आनंदम आवर्स जो है उसको आप करिए,
रोज़ 1.25 घंटे का प्रोग्राम है, और हमने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया, एनी डे, हम्म, एनीवेयर, एनी टाइम। हम्म, जब क्लास शुरू होता है तो बीच में आगे पीछे नहीं कर सकते आप। मेरा सुबह का क्लास चलता है 6 से 7:15, उसी का हमने रिकॉर्डेड करके हमने वर्ल्ड वाइड हम लोग इसको करते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि उससे लोगों में बहुत सारा बदलाव आया है, लोगों के बहुत शानदार कमेंट्स आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। आपने योगा की कई टेक्निक्स के बारे में हमसे आज बात की। आपका पॉडकास्ट जो ये सार्थक रहा हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए आप आने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से हज़ारों लोगों का कल्याण होता है, और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई आपको चीज़ें अच्छी लगी तो क्या करना है, जब मिठाई हम प्रसाद लेके आते हैं तो क्या होता है, लोगों को बांटते हैं। जब आपको अच्छा लगे, ये पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी बातें अच्छी लगी, आपके दिल को छू जाएं, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक आप इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत कार्यक्रम में बुलाने के लिए और प्यारे से दर्शकों के साथ मिलाने के लिए। धन्यवाद।